तारीख 1 मार्च 1932। 20 माह का एक लड़का जिसका नाम चार्ल्स लिंडबर्ग जूनियर था, वो अपने बिस्तर पर आराम से चैन की सांस लेकर सो रहा था, चैन की नींद ले रहा था। लेकिन उसका ये सोना, उसकी ये नींद बहुत देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि दोस्तों करीब रात 10 बजे इस बच्चे की देखभाल करने वाली नर्स, जिसे हम हमारी भाषा में कहें तो आया, जब इस बच्चे को देखने के लिए इसके कमरे में आई तो उसे पता चला कि बच्चा तो अपने बिस्तर पर है ही नहीं, बच्चा वहां से गायब है। क्योंकि 20 माह का वो बच्चा था और वो चल फिर भी नहीं सकता था, इसीलिए उसके बिस्तर में ना होने के नाते, उसके बिस्तर से गायब होने की वजह से वो नर्स, वो आया, समझ गई कि वो बच्चा कहीं पर गायब हो गया है। लेकिन वो कहाँ गायब हुआ है, वो बच्चा कैसे यहाँ से गायब हो गया, अब ये सवाल पूरे घर वालों के सामने थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उस कमरे की, जिस बच्चे को उस कमरे में लिटाया गया था, उस कमरे की खुली हुई खिड़की पर घर वालों की नजर गई तो ये बात उनको साफ तौर पर समझ में आ गई कि किसी ने उनके इस दूसरे मंजिल वाले कमरे में नीचे से सीढ़ी लगाकर इस खिड़की के जरिए कमरे में आकर उस बच्चे को किडनैप कर लिया है। अब ये सवाल तो सबके जहन में आना ही था कि आखिर कोई भी लिंडबर्ग के बच्चे को क्यों किडनैप करना चाहेगा। और जो सबसे सिंपल जवाब संभव था, जो जवाब सबके जुबानों पर आने वाला था, वो थी फिरौती की रकम। और दोस्तों यह अनुमान इस मामले में बिल्कुल सही भी साबित हुआ था, क्योंकि जल्द ही बच्चे की मां एन लिंडबर्ग की खिड़की से एक गंदी राइटिंग में लिखा हुआ हैंड नोट मिल गया, जिसमें बिल्कुल वही लिखा था जो कि आम फिरौती करने वाले लोग लिखते हैं। यानी कि आम किडनैपिंग जो होती है और फिरौती के लिए जो नोट लिखा जाता है, वही नोट लिंडबर्ग के घर में उसकी वाइफ की खिड़की से आ गया था। उस नोट में बच्चे को वापस करने के लिए 50,000 की फिरौती मांगी गई थी, जो कि उस समय दोस्तों एक बहुत बड़ी ज्यादा रकम हुआ करती थी, क्योंकि वो जमाना पुराना था और 50,000 एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। क्योंकि दोस्तों उस जमाने में लिंडबर्ग एक बहुत बड़ा इंसान था, एक बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था, इसीलिए उस वक्त की पूरी पुलिस फोर्स मिलकर इस केस को सुलझाने में लग गई। क्योंकि लिंडबर्ग ने गवर्नमेंट से प्रेशर दिलवाकर पुलिस को कार्यरत करवा दिया था कि किसी भी हाल में उसके बच्चे की तफ्तीश जारी की जाए। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई। घर के कई लोगों से पूछताछ करने के बाद जब तत्काल कोई लीड नहीं मिली, कोई सुराग, कोई सबूत और कोई लाइन उन्हें मिल नहीं पा रही थी, तो लिंडबर्ग ने पैसे देने की बात को मान लिया। लेकिन बात यह थी कि पैसे देने में कुछ दिन लगने वाले थे, इसीलिए लिंडबर्ग ने पास के एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, जो किडनैपर से एक कब्रिस्तान में मिला करते थे, जिनकी किडनैपर से बातचीत भी काफी बार हुई। और दोस्तों उसके बाद उसी स्कूल टीचर ने करीब 1 महीने के बाद खुद को जॉन कहने वाले इस किडनैपर्स को, उस किडनैप करने वाले को $50,000 से भरे एक ब्रीफ केस को पकड़ा दिया। लेकिन उसके बदले किडनैपर्स ने उन्हें बच्चे को वापस देने के बजाय ही उन्हें एक और नोट दे दिया, जिसमें लिखा था कि बच्ची एक बोर्ड में किसी नियत जगह पर मौजूद है, जहां पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो पैसे उस किडनैपर्स को दिए गए थे, उस नोटों के सीरियल नंबर सभी बैंकों के साथ शेयर कर दिया गया था कि ये नोट आप अपने बैंक में कहीं से भी जमा करवाएं, और जो जमा करने आता है उसके बारे में पुलिस को इत्तला जरूर दें, क्योंकि ये वही किडनैपर ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों पूरे मामले में सबसे ज्यादा अफसोस की जो बात थी वो ये थी कि किडनैपर ने बच्चे को ले जाने के लिए जो पता बताया था, उस जगह ना तो वो बच्चा था और ना ही वो बोर्ड थी। इसके करीब 1 महीने के बाद बच्चे की लाश जरूर बरामद हो गई, जिसे लिंडबर्ग हाउस से करीब 4 मील की दूरी पर बरामद किया गया था। बच्चे की बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी, क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि बच्चे की मौत सिर में चोट लगने की वजह से किडनैपिंग के तुरंत बाद ही हो गई थी। पैसे तो गए ही थे, लेकिन बच्चा कभी भी उसके बाद घर ना आ सका था, जिस वजह से पूरा का पूरा देश ही सदमे में चला गया था। क्योंकि पिछले 2 महीने से इस पूरे देश में इस मासूम से बच्चे की सही सलामती वापस करने की लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ऐसा हो ही नहीं सका। लेकिन अब पूरे के पूरे देश का ध्यान ही कातिल को पकड़ने की बात की तरफ चला गया था कि अब कातिल को किस तरह से पकड़ा जाएगा और कौन पकड़ेगा उस कातिल को। खैर, अब कातिल को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए पूरा पुलिस महकमा लगातार 24 घंटे काम कर रहा था, क्योंकि उन्हें उस कातिल को पकड़ना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। जिसमें उनके पास जो सबसे बड़ी लीड थी, जो सबसे बड़ी लाइन थी, वो वही सीरियल नंबर वाले गोल्डन सर्टिफाइड नोट थे। अब पुलिस इस बात के ही इंतजार में थी कि हो ना हो एक ना एक दिन कोई ना कोई तो उस सर्टिफाइड नोट को, उस सीरियल वाले नोट को लेकर बैंक में आएगा ही। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अब तक बैंक से कोई भी कॉल नहीं आई थी।
लेकिन दोस्तों वक्त गुजरते टाइम नहीं लगता और करीब 2.5 साल बाद एक इंसान ने उन्हीं सर्टिफाइड नोटों में से एक $10 के नोट को एक गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए दे दिया। गैस स्टेशन पर मौजूद जब उस इंसान ने उस गोल्डन सर्टिफिकेट नोट को देखा तो उसे अचानक कुछ अटपटा लगने लगा और उसने उस पैसे देने वाले शख्स की गाड़ी का नंबर जो था वो अपने नोट पर ही नोट कर लिया, जिसके जरिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक इंसान तक आखिर पहुंच ही गई, जिसका नाम था ब्रूनो रिचार्ड, जो कि एक जर्मनी इमिग्रेंट था। जब पुलिस उसके बाद ब्रूनो के घर पहुंच गई तो उसने वहां से उसी फिरौती की रकम में मौजूद $14,000 का पूरा जखीरा बरामद कर लिया और उसी स्कूल मास्टर का फोन नंबर भी, जो लिंडबर्ग का रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि इस शख्स की अलमारी में लिखा हुआ था। जब ब्रूनो से इस पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे ये पैसे किसी दोस्त ने अपने पास रखने के लिए दे दिए थे, इससे पहले कि पुलिस उसकी बातों पर भरोसा करती। तभी उसके घर पर अचानक कुछ ऐसा मिला जिससे ये और पुख्ता कर दिया गया कि ब्रूनो ही किडनैपर था। पुलिस ने उसके घर से कुछ लकड़ियां बरामद की जो बिल्कुल उन्हीं लकड़ियों से मैच करती थी जिनकी मदद से बच्चे के कमरे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और साथ ही ये भी मालूम पड़ा कि खुद ब्रूनो ही एक कारपेंटर भी था। अब लोगों को ये लगने लगा कि ब्रूनो ही वो किडनैपर था, लेकिन अभी इसका गुनाह कोर्ट में प्रूफ होना बाकी था, जिसके लिए सदी का सबसे बड़ा ट्रायल फेलिंगटन न्यू जर्सी में 2 जनवरी 1935 को शुरू हो गया। क्योंकि इस ट्रायल को देखने के लिए करीब 60,000 लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि किसी भी कोर्ट ट्रायल में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या का बहुत ज्यादा हिस्सा था। इसके बाद शुरू हुए ट्रायल में वही हुआ जो दोस्तों होना था। ब्रूनो हर जगह किडनैपर और कातिल ही प्रूफ हुआ, चाहे वो बरामद हुई फिरौती की रकम हो या लकड़ी या फिर ब्रूनो की हैंडराइटिंग, जो कि बिल्कुल उस हैंडराइटिंग से मैच खा रही थी जो उस नोट पर लिखी हुई थी जिसमें फिरौती की बात की गई थी। करीब 2 हफ्ते तक चले इस ट्रायल में ब्रूनो को कोर्ट ने अपराधी ही माना और उसे इस देश का सबसे निर्दयी इंसान घोषित करते हुए मौत की सजा भी सुना दी गई, जिसमें यह तय हुआ कि इसे इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए मौत की घाट उतारा जाएगा। और हुआ भी कुछ दोस्तों ऐसा ही। ब्रूनो को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए तय दिन पर मौत की सजा दे दी गई। उसकी मौत के बाद भी उस बच्चे की मौत का लोगों के दिलों से गम नहीं गया था। यही कारण था कि अमेरिका की कांग्रेस यानी कि संसद ने लिंडबर्ग लॉ नाम से एक कानून भी पास कर दिया, जिसे फेडरल किडनैपिंग एक्ट भी कहा गया, जिसमें यह तय हुआ कि इस तरह की होने वाली किडनैपिंग्स में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उसे मौत की घाट उतार दिया जाए। इसी कानून से उन्हें लगा कि अपराधियों के बीच थोड़ा डर भी बढ़ेगा और ऐसे अपराधों में कमी भी आएगी। और दोस्तों उसके बाद शायद हुआ भी वही जो सोचा गया था। इसके अलावा दोस्तों ये कहानी इतिहास की वो चर्चित कहानी है जिसने किडनैपिंग को लेकर पूरी के पूरी दुनिया में ही खलबली मचा दी थी। इसीलिए दोस्तों इस कहानी का आप लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी समझता हूं मैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर वो बच्चा मिल जाता तो क्या अमेरिका में तब भी किडनैपिंग के लिए मौत की सजा का कानून बनाया जाता? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।